बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन ख़त्म कर दिया था और ये समझ लिया था कि हमारे पेट तक खाना पहुंच के कैसे कैसे एनर्जी कैसे कैसे पहुंचनी है, विलाई वगैरह का काम हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक हमारी बॉडी के लाइफ प्रोसेस है जिसका नाम है रेस्पायरेशन। क्या है बेटा? रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन क्या होता है? देखो बेटा, जैसे कि हम लोग सांस ले रहे हैं अंदर और बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये रेस्पायरेशन नहीं है, ये तो सिंपल ब्रीदिंग है जिसमें आप लोगों ने दो स्टेप इन्वॉल्व किए, इंस्पायरेशन यानी कि अंदर लेना और एक्सपायरेशन यानी कि बाहर छोड़ना। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन तो केवल ब्रीदिंग है, रेस्पायरेशन पूरा एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, पूरा एक डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसको आज हम पूरा डिटेल में समझने और जानने वाले हैं। रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो बेटा हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब अलग अलग तरीके से रेस्पायर करते हैं। जैसे कि जो हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे, जैसे फिशेस, तो फिशेस का जो रेस्पायर करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। क्यों? कि फिशेस जहाँ पर रहती हैं उस जगह का नाम है पानी, और पानी में ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल तो है नहीं एटमॉस्फेयर की तरह, वो डिजॉल्व फॉर्म में H2O के साथ है भाई, हाई H2 और O डिजॉल्व फॉर्म में है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा टाइम सांस लेते हैं। जैसे कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो मछली है बेटा वो 55 से 60 बार अपना मुंह खोलती है और बंद करती है ऐसे। ऐसे हम नहीं लेते, ऐसे मछलियाँ लेती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है ना बेटा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है। हमारे आसपास तो फ्री एयर और सराउंडिंग में आराम से ऑक्सीजन मिल रही है, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है, तो हम आराम से ले सकते हैं। लेकिन वाटर बॉडीज में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाई डू दे फेस डिफिकल्टी, तो आपका आंसर क्या आएगा? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं। क्लियर? आइए अब हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ह्यूमन बींग से बात करने से पहले मैं आपको 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म या 3 तरीके के रेस्पायरेशन के बारे में बता देता हूँ। देखो बेटा, एक हमारे पास होता है जो सबसे पहला क्या है, देखो डाइजेशन के दौरान भी हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई थी ना, तो रेस्पायरेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई है और जो ऑक्सीजन आया है वो पूरी बॉडी में पहुंचाना है हम लोगों को, ठीक है। अब वो जो एनर्जी आई वो किस फॉर्म से? सबसे पहले ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज आया वो कौन से नंबर ऑफ कार्बन का मॉलिक्यूल है? तो भैया आप कहोगे C6, यानी कि इसमें 6 कार्बन है। तो बेटा चाहे कोई सा भी रेस्पायरेशन हो, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, प्राइमरी स्टेप हमारे पास होता है जो आपका ग्लूकोज है यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये टूटता है पायरूवेट में। किसमें टूटता है बेटा? पायरूवेट। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और पायरूवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। 2 पायरूवेट में टूट गया तो 6 हो गए, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। बाकी और भी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। पायरूवेट का टूटना, पायरूवेट में टूटना ग्लूकोज का, ये चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, सबके सब साइटोप्लाज्म में होते हैं। यानी कि ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है इन साइटोप्लाज्म, यानी कि जब साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा तो वहीं पे आप क्या दिखेगा कि ग्लूकोज से पायरूवेट कन्वर्ट हो चुका है। अब ये पायरूवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है? 6C, और ये 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो पायरूवेट है बेटा, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्दर टूट जाता है। कैसे? आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट एक फंजाई है और वो जो रेस्पायरेशन करेगा वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेगा। किसमें करेगा बेटा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पर हमारे पास ये टूट जाता है प्रोडक्ट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा जो इथेनॉल है ये हमारे पास 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। इथेनॉल होता है C2H5OH, तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, लेकिन पायरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड था तो अभी 1 कार्बन तो बच रहा है, तो इसमें रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी रिलीज होती है, तो ये पायरूवेट जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है तो किस में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल में। और ये वही इथेनॉल है जिसे हम लोग पीकर मैंने पी नहीं
मैंने पी नहीं है। तो भैया ये पीते हैं, यानी कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो हमारे पास सारी इथेनॉल की होती हैं, राइट। हाँ, नशा क्यों चढ़ता है? नशा क्यों चढ़ता है? पी के देख लियो बेटा। एक्चुअल में हमारे पास ये सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स में, ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें जा हेलुसिनेशन इफेक्ट आता है, जिसमें आपको लगता है फीलिंग ऑफ वेलबींग, क्योंकि आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको स्लो डाउन कर देता है और सारी चीज़ें इतनी स्मूथ लगती हैं, फिर ओए 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 क्या चल रही है जिंदगी। पागलों की तरह क्यों करते हैं? और पागलों की तरह इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो उन्हें सब कुछ बहुत धीरे चल रही होती है, फिर उन्हें अगर वो एक कदम भी रखना होता है तो लड़खड़ाते हैं। क्यों? अपने साइन नहीं मार पाते क्योंकि जिंदगी तो बहुत धीरे चल रही है ना, कंट्रोल ही नहीं है ना उनके मेटाबॉलिज्म में। अब बेटा ब्रेन का काम है कंट्रोल करना सब चीज़ का। सर अब तुम गम में क्यों पीते हैं? वो कहने वाली बात है, गम है इसलिए पी रहे हैं। वो शराबी कहता है ना भाई मैं सिर्फ 2 दिन पीता हूँ, एक जिस दिन बारिश होती है, एक जिस दिन बारिश नहीं होती, बस बाकी नहीं पीता। हाँ, बाकी नहीं पीता भाई, मैं सिर्फ 2 दिन पीता हूँ, एक जिस दिन बारिश होगी, एक जिस दिन बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे काम तुम मत करना, पहले तो 18 के हो जाओ, और 18 का कंपलसरी नहीं क्यों, और 18 कोई फिक्स नहीं है एज। मेरा कहने का मतलब है कर लो, उससे मेरे को दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने अभी तक नहीं करी है, यू पीपल नो दैट वेरी वेल, बट स्टिल आई वांट कि जो यंग एज है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है और ड्रग्स का एब्यूज़ करना गलत है, किसी भी चीज़ का एब्यूज़ गलत है। ठीक है, चीज़ें बनी हैं, यू मे एंजॉय, बट वो एंजॉय एक लिमिट में रहनी चाहिए। और जब तक आप 18 के ना हो तो टच ही नहीं करना चाहिए। 18 ही पता नहीं क्यों कर रखा है, मेरे हिसाब से अब तक तो मेरे को जरूरी लगी नहीं। आई हैव बीन इनटू मैनी पार्टीज वेयर आई हैव रिफ्यूज ऑन द स्पॉट की नहीं लेनी भाई, कहते हैं इन्फ्लुएंस कर देते हैं, मुझे तो नहीं करा किसी। खैर एक्सवाइजेड जो भी चीज़ें, आपको भी नहीं होना है, कोशिश करा ना। ठीक है, वेल नेक्स्ट है पायरुवेट। तो हमारे पास इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं आई की गारंटी नहीं लूँगा क्योंकि सब पियेंगे नहीं, पीऊँगा लेकिन कब ये नहीं पता। अब लेकिन लिमिट में, इतना पक्का है, कभी कभार, मैरिज के बाद। कभी कभार। पॉइंट पकड़ लिया बच्चे ने, खुशी अलग होगी ना, क्योंकि गाँव होगा तो ज़्यादा डेली दाल रोटी लानी पड़ रही है, कभी टूथपेस्ट लाना पड़ रहा है, कभी नमक लेना पड़ रहा है, कहीं पानी भरना पड़ रहा है, तो इतना गम होगा तो इंसान क्या करेगा। जैसे तुमने कहा सर गम में क्यों पीते हैं, मैं भी गम में पी लूँगा। चलो खैर, पायरुवेट ये हो गया जब आपके पास ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं आपसे कहता हूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। तो बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपके पास कहानी क्या होगी, ये आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। देखो अगर आप ध्यान से, अगर आप एनसीईआरटी का पीछा देखेंगे तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। सर यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी तो यहाँ पर भी थी, फिर यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी है, यानी कि अगर आप इसे करोगे यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो CO2, वाटर और एनर्जी, राइट, ये आपको मिले तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ बेटा, ध्यान सुनो। जो आपके पास ये ऑक्सीजन प्रेजेंट थी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रही है उसे हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है इसको हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक और इसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लोगों को जो एनर्जी मिली है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आप लोगों को एनर्जी मिली है, इट इज वेरी मच लार्जर इन अमाउंट एज कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं। अब आप लोगों के पास कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन है भी और नहीं भी, ऑक्सीजन है भी और नहीं भी। अभी जो ऑक्सीजन है और नहीं वाला खेल है, ये कहानी पड़ती है जब आप लोग रनिंग करते हैं। रनिंग करने के बाद आपके पास कुछ समय पर पैर का ये वाला जो पोर्शन है बेटा, इसमें ऐसा लगता है बहुत कुछ भर गया है, क्रैम्प्स आ गए। क्रैम्प्स क्यों बोला जाता है, आइए देखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर आपके पास इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। कैसी रहती है? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। और जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, ना तो वो अल्कोहल बन पाता है ना पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बन पाता है, तो वो एक एसिड में टूट जाता है जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड, जो कि आपके पैरों में डिपॉजिट हो जाता है और आप लोगों के पास आपके पैरों में क्रैम्प बनने का कारण बनता है, क्रैम्प के आने का कारण बनता है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है? अब मुद्दा तो ये था कि भैया इससे एनर्जी मिलेगी कैसे। आपने सर एनर्जी लिख भी दिया, हमने पढ़ भी दिया कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, कि भैया आपका सारा एनर्जी एक बॉडी के सेल में पहुंच जाए, ये सारी कहानी रेस्पिरेशन। अगर कोई पूछे व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो सिंपल आंसर आप ब्रीदिंग इन और आउट को नहीं बोलोगे, वो तो आपका ब्रीदिंग है, टेकिंग इन ऑफ एयर एंड गिविंग आउट ऑफ एयर, या टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीदिंग।
What is respiration? Taking in of oxygen and a process in which each and every cell utilizes that oxygen, derives energy from it, and then after consuming the energy, when carbon dioxide is released out of the body, such process is called respiration. जब बॉडी के हर एक सेल ऑक्सीजन ले लेना और सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट इसकी फुलफिल हो जाए, वो प्रोसेस रेस्पिरेशन का है। सिर्फ ब्रीदिंग में तो आपने कर दिया खत्म। तो ब्रीदिंग में भी तो तभी ऐसे जाएगा O2 और तभी तो CO2 बेटा हाँ, जो O2 और CO2 का कंडक्शन पार्ट है कि आपने कंडक्ट कर निकाला, सिर्फ इस पार्ट को अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो ये ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग एक छोटा सा नमूना है, एक छोटा सा पार्ट है। रेस्पिरेशन एक बड़ा ब्रांच है और उसके अंदर एक छोटा सा फेनोमेना आता है ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग को एक्सपेंड करके बोला रेस्पिरेशन नहीं, आप बोल सकते हो ब्रीदिंग को एक्सपेंड करके तो नहीं बोलेंगे, पर रेस्पिरेशन का जो एक लास्ट पार्ट यहाँ पे इनटेक और आउटगोइंग है उसको हाँ आप ऐसा ही बोल सकते हो। ब्रीदिंग को सर हमने पूरा डिटेल में एनालाइज करा तो वो रेस्पिरेशन निकला। हाँ तो यही तो बोलते हैं। ठीक है, बोल दिया, मान लिया। पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। हाँ हाँ, कैसे ही पकड़ ले बेटा, नाम तो है ना, फिर कहीं आ जाए। 10वीं के बच्चे ना, बच्चे समझाना पड़ता है। चलो इधर देखो अब ध्यान से, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब चीज़ें क्लियर है तो आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पर ये चीज़ बोल रही है कि मसल सेल्स में आपको मैंने बता दिया यहाँ पे क्या है। और हाँ, ये वाला जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन वाली प्रेजेंस में होती है कहानी, ये वाली प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो टूट रहा है ये वाली कहानी, पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, ये वाली कहानी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है बेटा। ये साइटोप्लाज्म में हो गया पायरुवेट का टूटना, और पायरुवेट का फर्दर टूटना टू गिव एनर्जी। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बॉडी साइटोप्लाज्म में है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कहाँ होता है? एक कंपार्टमेंट, इसमें क्या इतना बड़ा कंपार्टमेंट थोड़ी है, सारे अलग अलग चैम्बर नहीं है बेटा, उसके माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, वेल हाँ, एक चीज़ और आपने पूछ लिया तो ठीक है बता देते हैं। अगर इसकी वजह से दिक्कत भी होती है, जो आपकी नेचुरल एल्कोहल होंगी, नेचुरल, अब आप पढ़ते होगे अगर एल्कोहल में देखते होगे तो डिस्टिलेशन 25% तक भी लिखी रहती है कितना परसेंट एल्कोहल, पर जो नेचुरल एल्कोहल होंगी वो कभी 12% से ऊपर नहीं जा सकती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ईस्ट होता है, अब यहाँ पे इथेनॉल हो गया, अभी 12% से ऊपर जाएगा तो ईस्ट पॉइजन हो जाता है वो उसके लिए, और ईस्ट ही मर जाता है, फिर फर्मेंटेशन फर्दर हो नहीं पाएगी। तो जो फर्मेंटेशन होती है जिसकी वजह से इथेनॉल और CO2 निकल रहा है, राइट, इसी वजह से पफिनेस भी आती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने पढ़ा भी, अभी पढ़ेंगे अभी हम चैप्टर में, सर हाँ जी, तो वो 12% से ऊपर जाते ही ईस्ट मर जाएगा और दारू बेकार हो जाएगी। अरे सुनो तो, हाँ। सस्ती वाली शराब और महंगी सस्ते वाली शराब और महंगे वाली शराब में इसी का फर्मेंटेशन का ही अंतर होता है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किसका बना है, कौन सा जौ का बना है, गेहूँ का बना है। एक बंदा मेरे से कह रहा था, हाँ गेहूँ इन्हीं का ही तो बनता है बेटा। एक बंदा मेरे से ये कह रहा था, भाई तू पूरा वेगान है, मैंने कहा भाई वेजिटेरियन, वीगान और वेजिटेरियन में अंतर है, मैंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ। तो बोलता है कि यार ये दारू पी ले तो प्योर वेजिटेरियन है, गेहूँ से तो बनी है। मैंने बात तो सही कह रहा है ना, बट इट्स ट्रू, बनती तो गेहूँ से ही है, राइस से ही बनती है ना। और टॉडी होती है, एक साउथ इंडिया में मिलती है, इट इज़ मेड बाय फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाम, फर्मेंटेशन से है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाओगे गोवा में जाओगे फैनी मिलेगी कैश्यू की। तो फिर हमें पीने क्यों नहीं देते हैं? पी लो, अरे सब वही है बेटा, बियर वाइन विस्की ब्रांडी रम सब कुछ भी ले लो, सब बेसिकली डिस्टिलेशन का अंतर होता है। वो रम बढ़िया। हाँ रम बढ़िया है, मेरे को तो नहीं पता इतना। इसमें से जो है वाइन और पता नहीं शायद बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जाती है, विस्की ब्रांडी रम ये डिस्टिलेशन से बनते हैं, मतलब उनके डिस्टिलेशन प्रोसेस अलग रहता है। बियर से तो नशा नहीं चढ़ता। मुझे नहीं पता बेटा बियर से नशा चढ़ता है कि नहीं। कब चढ़ता है ऐसे सुना है। अच्छा बता दो, मतलब 2 साल से पूछ रही हूँ। फॉरेन में तो शैंपेन पीते हैं। अरे यार ऐसा पूछेंगे कहीं पी लो, यहाँ नहीं पीते शैंपेन, देसी खतरा मार के बैठे रहते हैं लोग, यहाँ देख ले पड़े रहते हैं, कैसी बातें कर रहा है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, और रेस्पिरेशन टॉपिक अच्छा है, मुझे दिख रहा है। आगे अब हम ह्यूमन बीइंग्स में बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग से कैसे काम होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में जो आपको 2 छेद दिख रहे हैं नाक के, ये वाले जो छेद हैं इनसे आप ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या? हवा लेते हैं, मुँह से ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो हवा लेते समय आप लोगों का ये जो नॉस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यहाँ पे आता है नेजल चैम्बर, ये वाला जो पोर्शन है नेजल चैम्बर, और उसके बाद ये अंदर खुलता है और एक कॉमन ओपनिंग होती है, यहाँ पे होती है फेरिंग्स। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर फेरिंग्स। हाँ जी, वो जो रनिंग करते हैं वो मुंह पर बता रहे अभी उसको ही बात कर लेते हैं। रनिंग वाली साइड दोनों टेंशन ना। तो इसके ऊपर फेरिंग्स रहता है, वो कॉमन ओपनिंग होती है,
हमने देखा था। फिर ये एपिग्लॉटिस रहती है जो कि फ्लैप लाइक, देखा था ऐसे सिस्टम में फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि हमारे पास कवर हो जाता है, और ये एपिग्लॉटिस ने इस समय कवर कर दिया। अब हमारे पास जो कंडक्शन होगा वो सारा इसके थ्रू होगा, और यहाँ पे आता है लैरिंग्स। एक्चुअल में लैरिंग्स ही आप लोगों का साउंड बॉक्स है, जो आप आवाज निकाल पा रहे हो। ये आपके पास जो साउंड बॉक्स है ये आपका ह्यूमन बॉडी का साउंड बॉक्स ही होता है। यहाँ पे ये जो बाहर में निकलता हुआ दिख रहा होगा, ये जो ऊपर नीचे कर रहा है, हाँ ये आपका एडम्स एप्पल। सिर्फ लड़कों में? हाँ सिर्फ लड़कों में होता है, लड़कियों में पिच होता है। पिच अंदर हो जाता है, हाँ कम हो। चलो इधर देखो, ऐसे नहीं खत्म हो जाता है। पढ़ा है मैंने। अच्छा अच्छा, आज सुनो। अच्छा, बर्ड्स में अगर इस चीज की आते हैं तो ये सिरिंग्स होती है, जो बर्ड्स की चींची और करती रहती है ना कोयल, तो वो सिरिंग्स की वजह से। तो बर्ड्स में इसी साउंड बॉक्स का नाम क्या हो जाएगा? सिरिंग्स इन बर्ड। अगर मैं बर्ड की बात करूंगा तो उसमें सिरिंग्स आ जाता है। वेल, अब ये ट्रेकिया आपका विंड पाइप है, ईसोफेगस आपका फूड पाइप था। ये कौन सा है बेटा आपके पास? विंड पाइप। और ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं बेटा? ये इंश्योर करते हैं कि जो आपका विंड पाइप है ये कोलैप्स ना हो, क्योंकि अब प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर के जोन में जो आपका पैसेज है वो कोलैप्स ना हो जाए, इस बात का ध्यान कौन रखता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इट एंश्योर दैट योर पैसेज डू नॉट कोलैप्स। ठीक है, वरना कोलैप्स मतलब टूट जाएगा, उधर उधर हो जाएगा, शेप बिगड़ जाएगी, पिचक जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। कोलैप्स मतलब वैसे टूटना होता है, और जब आपका प्रेशर हाई लो होता है तो चीजें टूट सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। जैसे कि ड्रम है, उसको बिल्कुल अगर आप प्रेशर निकाल दो तो उसको पिचकाना आसान हो जाता है। करके देख लेंगे इसको भी एक्सपेरिमेंट, बड़ा मजा आता है इसे करने में। बिल्कुल ऐसे पिचक जाता है वो, फिर कुछ बचता ही है। जैसे कि अब ये बॉटल है प्लास्टिक की, इसमें से अगर आप पूरी हवा निकाल दो तो वैक्यूम बन जाता है। पूरी हवा अगर निकाल दो तो इसमें वैक्यूम बन जाता है। फिर उसमें आप कोई भी चीज़ खींचोगे तो आराम से वो खींच सकता है, फिर हवा डालते तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये सब बड़ी क्लास की बातें भी हैं, खैर छोड़ दो अभी। तो इस वजह से हमारे पास ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का यहाँ पे काम आता है। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे खुलता है बेटा। बेसिकली आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या क्या होती है। वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है क्या होता है? पीछे की तरफ आपको क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। और आगे की तरफ क्या आपके क्या रहते हैं? रिब्स। रिब्स। तो जो रिब्स होते हैं, ये जो मैंने आपके बनाई है ये रिब्स आ रखी हैं। और जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, लंग्स है, ये सब इसके अंदर वेल प्रोटेक्टेड, रेड कलर की दिख रही है ना आपको, ये इसके अंदर वेल प्रोटेक्टेड रहता है इनसाइड अ रिब केज। यहाँ पे एक ब्रेस्ट बोन है जिसे स्टर्नम बोलते हैं, और उसको अभी तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये मिट गया है, तो इस चीज को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ग्रीन से कलर का फ्लूइड आपको मैंने दिखा रखा है। यस, ये जो ग्रीन ग्रीन से मैं कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन फ्लूइड है आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। एक्चुअल में हमारे पास जो लंग्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के, ये अभी आप पढ़ोगे यहाँ पे ना कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी। तो फिफ्थ थोरेसिक, अब यहाँ से लंबर थोरेसिक बोन्स के नाम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो हमारे पास फिफ्थ थोरेसिक होती है उस पे जाके हमारे पास दो लंग्स डिवाइड हो जाते हैं, मिड थोरेसिक रीजन में डिवाइड होते हैं। और अगर स्पेसिफिक पूछेगा तो फिफ्थ थोरेसिक में लंग्स जो हमारे पास ये ट्रैक किया जा रहा है लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा। राइट, अब ये डिवाइड हो गया तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। हाँ जी, वर्टिब्रेट वर्टिब्रल कॉलम होता है ना बेटा हमारे पास। अभी पीछे पढ़ोगे आप 12th क्लास में या 11th क्लास में बोन का सेक्शन पढ़ते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रिब्स होती हैं और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम होता है और वहाँ से भी हड्डी होती है। तो ये पूरा एक एनक्लोज स्ट्रक्चर होता है। और उसमें जो फिफ्थ वाला जो बोन होता है आगे से, उसमें जाके आपका लंग्स डिवाइड हो जाता है इनटू लेफ्ट एंड राइट। राइट, यहाँ से आपका डिवाइड हो गया, ट्रैक यहाँ पे लेफ्ट राइट में आ गया। राइट, मैंने एक ही तरफ बना रखा है, ये स्ट्रक्चर सेम इधर भी होगा, लेकिन सुनो ध्यान से। राइट वाला लंग स्लाइटली हैवियर और बड़ा भी होता है, और राइट लंग में 3 लोब होते हैं। एक लोब मान लो ये, एक लोब मान लो ये, और 3 लोब। और लेफ्ट लंग में केवल 2 ही लोब होते हैं। लेफ्ट लंग कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। ठीक है, ये डायफ्रागम है और इसका वेट भी लगभग 620 ग्राम होता है और इसका वेट 560 ग्राम होता है लेफ्ट वाले लंग का, है ना। ये चीज भी आपको अगर याद रख पाओ तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, पर पता रहनी चाहिए एज अ बायो स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, नॉट ओनली स्पेसिफिकली बायो स्टूडेंट, एज अ साइंस स्टूडेंट। वेल, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो हमारे पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज गए हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई तक भी चलते हैं। सर, हाँ जी, एक लेंस खराब हो जाए तो दिक्कतें हो जाती हैं, इंसान जी सकता है? नहीं, बहुत दिक्कतें आती है, कंजेशन हो जाता है, उसका मरना ही है उसको। मतलब एक लंग खराब कुछ समय तक जी सकता है, किडनी पे चल जाती है ना सारी चीजें, एक लंग पे सारी चीजें नहीं चल सकती। ठीक है, वेल आगे चलते हैं हमारे पास कि अब यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा है स्ट्रक्चर,
ये जो छोटे छोटे मैंने इसे बना रखे हैं, ये क्या है आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पे आप एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखो बिल्कुल इसी फिगर के नीचे, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब व्हिच फाइनली टर्मिनेट्स इनटू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड एल्वियोलाई। अब ये जो स्मॉलर एंड स्मॉलर थे आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आते नहीं, लंग्स के अंदर ही तो कह रहा है, विद इन द लंग्स द पैसेज, पैसेज मतलब एक ट्रैकिया का पैसेज डिवाइड होता जा रहा है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। अब देखते जाओ, ये आपका ट्रैकिया आया, अभी लंग्स में डिवाइड हो गया है राइट और लेफ्ट, मैं लेफ्ट में बनाया था तो आपको इसका एक ब्रॉडर वर्जन यहां पर है, समझ रहे हो, पूरी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक वर्जन बनाने की कोशिश करिए, दिखा नहीं सकता था बट फिर भी मैंने समझाने की कोशिश करी है, यहाँ पे आपको एक चीज अब क्लियर आ रही है। अब ये लेफ्ट वाला इसका, इसको मैंने खोल दिया है, तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास मेन इससे आएगा, ये हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई होगा और प्राइमरी ब्रोंकाई में भी हमारे पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी हमारे पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी कुछ ना कुछ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहते हैं और टर्शियरी में भी कहीं ना कहीं स्लाइटली पाए जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाता है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज अप टू सेकेंडरी तक तो रहते हैं, टर्शियरी में बहुत कम रहते हैं पर रहते हैं, ठीक है। अब तो प्राइमरी वाला देखो ध्यान से किस तरीके से मैंने बनाया है, प्राइमरी वाला जब ब्रांच बनाएगा तो ब्रांच किसमें बना, सेकेंडरी ब्रोंकाई, यानी कि प्राइमरी डिवाइड हो रहा है फर्दर इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब देखो यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकाई से एक ब्रांच अराइज हुई, वो क्या बन गई, टर्शियरी, समझ में आ रहा है, टर्शियरी ब्रोंकाई से फिर ब्रांच आ रही है। अब यहाँ पे मेरी इससे नहीं आ रही डायरेक्ट ब्रांच, मेन ब्रांच ये थी, ये ट्रैकिया वाला सिस्टम था, एक लेफ्ट में चला गया एक राइट में चला गया। अभी जो मेरा लेफ्ट वाला पोर्शन है उसका मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो प्राइमरी ब्रोंकाई जब खुलेगा उसके ब्रांचेस होंगे तो सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई जब खुलेगा तो टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकाई सॉरी टर्शियरी ब्रोंकियोल्स ही बोल सकते हो, फिर वो फर्दर डिवाइड होगा ब्रोंकियोल्स में, टर्शियरी ब्रोंकाई किसमें ओपन होता है, ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स से फाइनली किसमें जाएंगे अपने टर्मिनल ब्रोंकियोल में, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद ये वाले जितने भी कंडक्शन पोर्शन होते हैं इसे कहते हैं एल्वियोलर डक्ट, और इस एल्वियोलर डक्ट से फाइनली वो कहां पे ऊपर, जैसे यहाँ पे भी अभी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, बहुत सारे ब्रोंकियोल्स हैं, उसमें लिख रखा है इनटू फाइनर एंड फाइनर एंड फाइनर पार्टिकल्स एंड फाइनली ओपन्स इनटू एल्वियोलाई। तो एनसीईआरटी में यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन थी ना, ये सारे बीच के पोर्शन जो स्मॉलर स्मॉलर लिख रखे हैं वो स्मॉलर स्मॉलर ये हैं, दोबारा समझ लो, पहले प्राइमरी ब्रोंकाई से एक पार्ट आएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई खत्म, फिर आएगा ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल में हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर एक डक्ट आएगी जो हमारे पास होगी एल्वियोलर डक्ट, और वो डक्ट होगी वो किसमें खुलेगी जाके, एल्वियोलाई। बेसिकली वो एल्वियोलाई नहीं है, एल्वियोलर सैक है, ये पूरा एल्वियोलर सैक है और मैंने एल्वियोलाई इसको लिख रखा है ना, तो बेसिकली इसको समझो, एक ये वाला जो कंपार्टमेंट है ना, ये एक एल्वियोलस है, ये एक एल्वियोलस है, और अगर मैं इसको बनाऊंगा इसको बड़ा करके तो कुछ ऐसे समझो कि इसके पीछे कुछ इस तरीके की चेन रहती है और यहाँ पर एल्वियोलर सैक के इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है एक सरफेक्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं लेसिथिन। क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट। ये एल्वियोलस बना रहा हूँ मैं, एक ये कंपार्टमेंट का डिटेल बना रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, तो एक कंपार्टमेंट इतना है, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इस पे रेस्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन जिस पे रेस्ट करेगा, ठीक है बेटा। वापस आते हैं कॉल के बाद। ये जो हमारे पास एल्वियोलस का स्ट्रक्चर है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस मैं आपको समझा देता हूँ, ये सरफेक्टेंट होता है, सरफेक्टेंट का नाम क्या है, अगर एनटीएससी में पूछ ले तो सरफेक्टेंट जो प्रेजेंट होता है एल्वियोलस पे उसका नाम है लेसिथिन, ठीक है। तो ये आपके पास स्मॉलर स्मॉलर आपके एल्वियोलाई पहुंच गए। अब सुनो, आपके एक्सटर्नल लेयर से लेकर, आपके एक्सटर्नल लेयर से लेकर और आपके टर्शियरी ब्रोंकाई तक जो पोर्शन रहता है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। और बाकी का जो ब्रोंकियोल से लेकर एल्वियोलाई तक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, पार्ट विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, नहीं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकाई नहीं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक क्या रहता है, कंडक्टिंग पार्ट। ये जो पोर्शन है किसका है, कंडक्टिंग पोर्शन है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ तक चीजें कंडक्ट होती हैं और इसके बाद एक्सचेंज होता है, इसके बाद गैस एक्सचेंज होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकियोल हो गया खत्म, अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आएगा, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस चालू होगी। तो ये वाला जो अप टू एल्वियोलाई वाला ये वाला पोर्शन है, ये आपके पास कौन सा होता है बेटा, एक्सचेंज पार्ट। आपको समझ में आ गया, तो दोबारा से देखते हैं। यहाँ से आपका फ्लैप कवर हो गया, हवा आई, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से काम किया, आपका एयर पैसेज कोलैप्स ना हो। उसके बाद ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाकर लेफ्ट और राइट में स्प्लिट हो जाता है। अब
जो आपका लेफ्ट लंग होता है, इसमें अगर आप ध्यान देखो, राइट लंग बिल्कुल प्रॉपर शेप में ही है, लेकिन लेफ्ट में यहाँ पर एक हल्का सा नॉच आपको दिख रहा है। इस नॉच को हम इस लेफ्ट वाले में, क्योंकि इसको हार्ट को एकोमोडेट करना होता है, जो बीच वाला ये स्ट्रक्चर बना रखा है बेटा, इस स्ट्रक्चर का नाम है, थोड़ा दिल धड़कने दो, हार्ट। हाँ जी, हाँ बिल्कुल आएगा। नोज बनाया नहीं तो बाहर से सवाल आता रहो, बता तो दिया हुआ है मैंने। क्या बोला अभी, एक्सटर्नल लेयर से लेकर और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक कंडक्टिंग पार्ट है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे समझा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें हमारे पास जो हमारा नोज है, अब एक्चुअली क्या था, पुष्पा बन गया था मेरे से, मैंने इस बार सोचा इस बार पुष्पा ही नहीं बनाऊंगा, तो मैंने ऊपर वाला पोर्शन बनाया ही नहीं, ठीक है। और वो बनाता तो फिर हाथ दर्द हो जाते, तो मैंने कहा ठीक है ऐसे चलने दो। खैर आगे की बात समझते हैं आप। हमारे पास ये जो नॉच होता है, जिसमें हार्ट बीट से कहते हैं कार्डियक नॉच, और लेफ्ट लंग में ही थोड़ा सा डिस्टरबेंस प्रेजेंट रहता है। डिस्टरबेंस नहीं, बेसिकली शेप को एकोमोडेट करने के लिए लेफ्ट जो लंग होता है हमारे पास, वो ही हमारे पास इसको एकोमोडेट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। सर अच्छा हाँ हाँ, हार्ट जो होता है थोड़ा साइड से, स्लाइटली लेफ्ट, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, स्लाइटली टिल्ट। क्या फर्क पड़ता है क्या बेटा, उससे इसके ऊपर क्या इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता बेटा। एक्चुअल में जो हमारे पास लेफ्ट लंग होता है, उसमें हमारे पास थोड़ा सा स्पेस में कर्व रहता है, जहाँ पे आपका हार्ट बीट होता है, और वो लेफ्ट लंग की तरफ होता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि आवर हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर एनसीईआरटी को देख के कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, हमें तो समझ आता नहीं है ना। तो बेटा इसका सिंपल सा तरीका है, अपना हाथ मिला लिया करो। जैसे कि मुझे देखना है इसमें कौन सा राइट है, तो मैं हाथ मिलाऊंगा तो मेरा ये वाला पोर्शन राइट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन लेफ्ट। हाथ मिलाओ ना, तो कौन सा जा रहा है लेफ्ट की तरफ, ये जा रहा है। तो बड़ा आसान तरीका है। अब हार्ट में कंफ्यूज मत होना कभी। जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगा तो आप हाथ मिला के देखना। अब तुम इस वाले पोर्शन से कौन सा हाथ, ऐसे तो हाथ नहीं मिलाते ना, ऐसे तो हाथ नहीं मिलाते, हाथ कैसे मिलाते हो, ऐसे। ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये लेफ्ट, ये देख लो। अबे लेफ्ट से, हाँ लेफ्ट से ये वाला हाथ मिलाना है, ये मिल रहा है ना। तो मैं बदल से इतनी देर से ये लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग है, कैसे पता मुझे, ऐसे खड़ा हो जाऊंगा इसकी तरफ देखकर। हमेशा जो बुक के डायग्राम बन रहे होते हैं वो आपको बताया जाता है कि आपकी तरफ देख रहे हैं, वरना वहाँ पे लिखा रहता है डॉर्सल व्यू। अगर वो पीछे की तरफ है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि डॉर्सल व्यू, ठीक है। तो हमेशा जो आपकी बुक में डायग्राम बनाए जाते हैं वो अधिकतर आपकी तरफ फेस करते हुए के डायग्राम, तो आप उनसे हाथ मिला लिए करिए और उस हिसाब से देख लीजिए कि आपका लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा। तो अब मैं इसको फेस कर रहा हूँ, मेरी बुक है, तो ये वाला पोर्शन राइट रहेगा और ये वाला पोर्शन लेफ्ट। तो ये वाला पोर्शन मेरे पास राइट लंग है और ये वाला मेरे पास लेफ्ट लंग है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब हमारे पास ध्यान सुनो, अभी तक हवा गई, मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि हमारे पास अभी ऑक्सीजन गई क्या गई, कुछ नहीं बताया, बस अभी मैंने हवा गई बोला। अब सुनो ध्यान से, अब हवा में तो बाहर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और नाइट्रोजन का केस मैंने आपको बता दिया, दिक्कत होती है नाइट्रोजन में, एयर डाइवर्स वगैरह, स्कूबा बैंड्स वगैरह। नाइट्रोजन हमारी बॉडी में डिसॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि हमारे अंदर का प्रेशर अभी बहुत कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और नाइट्रोजन को डिसॉल्व करने के लायक है। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल एक्सचेंज होता है बेटा, एक्चुअल एक्सचेंज, द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो कहां पे जाकर होता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द मेजर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि यहां तक तो चीजें ऐसी चलती रहती हैं और यहां पर होता है। अब जरा सोचना, जरा आपका ये जो फोल्ड है, एल्वियोलाई का ये जो फोल्ड है, ये इतना डीप जाके फोल्ड हुआ है, ठीक है। हमारे ये अगर हमारी बॉडी में लंग्स के अंदर 600 से 800 मिलियन स्ट्रक्चर हैं इसके एल्वियोलाई। अब अगर मैं इसका एरिया पूरा खोल के रख दूं ना, तो लगभग 80 मीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर कर सकता है, सिर्फ एल्वियोलाई। और 80 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है। तुम्हारी बॉडी का जो एरिया नहीं, 1 मीटर बाय 1 मीटर कर लो, 1 मीटर भी नहीं है इधर से तो अरे मेरा जैसा डेढ़ हो जाएगा किसी का, 2 मीटर का आदमी थोड़ी देखेगा, मैक्सिमम 2 मीटर का आदमी हो गया, इससे ऊपर तो आदमी नहीं होगा। तो अगर 2 चौड़ाई तो सबकी इतनी होगी तो इतना पूरा होगा, 2 बाय 1 ही मान ले तो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा बस एक आदमी। लेकिन अगर आप लंग्स को खोल दो तो वो 80 मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो सर? आपको डेली एस्टिमेट करता रहता है आपकी हाइट। अरे नहीं, सही तो कह रहा है सर, आपका एरिया तो कम ही होगा, नहीं आप हाइट कम है। सारी की सारी मिला के, एक नहीं, सारी की सारी मिला के मैंने बोला। अरे मेरे को छोटी हाइट से दिक्कत नहीं है, जिसकी छोटी हाइट है वो सर उठा के देखता है, जिसकी बड़ी है वो हमें सर झुका के देखता है ना। तो यही तो डायलॉग मारना होता है, मैंने तो मारा था। और ये कौन सी बड़ी बात है, सीलिया? क्या सिल के लिया, क्या सीलिया, पता नहीं क्या क्या बातें करता है, मुझे नहीं पता क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, नाक के बाल कह रहा है। अरे अभी तो वहाँ पहुँचा ही नहीं। चलो इधर सुनो,
बेटा अभी रुक जाओ, कराऊंगा मैं। आपके पास यहाँ पर आपके दे रखा होते हैं, जो नई किताब है उसमें दे रखा है। पता नहीं इसको। हाँ हाँ वो नई किताब में, पुरानी किताब में नहीं, मैं बता 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट सुनो। है पुरानी किताब। आपके पास जो हेयर, नेजल हेयर जो है, जैसे आप सांस लेते हो, मैं एक एक पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। जो आपके पास यहाँ पे हवा जाती है, जो नेजल चैम्बर होता है, यहाँ पे आपके पास हेयर प्रेजेंट है, और इन हेयर का काम होता है कि जो फिल्टर करना हवा, जो बाहर के बड़े बड़े पार्टिकल्स को ट्रैप कर देता है। इसके अलावा इट इज स्लाइटली लाइंड विद रेस्पिरेटरी, पूरा ट्रैक जो है इट इज स्लाइटली लाइंड विद म्यूकस एज वेल, म्यूकस यानी कि बलगम वगैरह भरा रहता है, ताकि जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को एंट्रैप कर ले, अंदर ना जाए। मोरओवर ये एसी की तरह ही काम करता है, एसी गरम गरम करके बेचता है, ह्यूमिडिफाई करके बेचता है। चेक कर लेना, जब आप सर उसमें होता है ना हवा निकालोगे तो आपकी जो हवा आएगी थोड़ी सी गर्म आती है, तो एसी के बाहर चेक कर लेना, जो हवा है वो गर्म आती है, जब भी तुम्हारे अंदर काम करके गर्म हवा बाहर फेंक रहा है, ठीक है। हाँ बाकी और जगह से गर्म हवा आती है, पर अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं। हाँ फार्ट, चल इधर देख, अभी हमारे पास कंडक्शन मैकेनिज्म पूरा हो गया बेटा, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ह्यूमिडिफाई करेगा, पहुंच गया, एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो गया। अब हमारे पास बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाना है, वो कैसे पहुंचाते हैं आइए देखते हैं। एक्चुअल में एल्वियोलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। जैसे याद करो विलाई इंटेस्टाइन में प्रेजेंट था, खाना एब्जॉर्ब करने के बाद सब जगह पर पहुंचाना था, तो विलाई का सरफेस एरिया बढ़ा दिया था हमने, विलाई इसी में काम कर रहा था, और विलाई भी बहुत ज्यादा रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स थे, और ब्लड वेसल्स की मदद से ही हमारे पास पूरी बॉडी में गई थी एनर्जी। ऐसे ही यहाँ पर भी एल्वियोलाई रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि फर्दर जाएगा और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ले जाकर अपना हार्ट में खोल देगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को। वो हम लोग जब हार्ट पढ़ेंगे तब सुनेंगे, लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं करना, अभी समझो क्या होता है। बाहर से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे एल्वियोलाई में आकर ब्लड वेसल्स की मदद से एक्सचेंज हो जाता है, और हमारी बॉडी में अब एक पिगमेंट है जिसका नाम है ब्लड में हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट है बेटा? हीमोग्लोबिन। और ब्लड के इस पिगमेंट के साथ जब हमारा ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हमारे पास, ध्यान सुनना बेटा इस चीज़ को, डिजॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि वो मोर सॉल्युबल होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल, तो वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ अगर आपने सुनी होगी कि भैया एक बंदा अंगीठी जलाकर सो रहा था और सुबह वो मर गया, कमरा सब कुछ बंद कर रखा था, रात में अंगीठी जलाकर सब कुछ, या फिर कुछ हीटर वगैरह लगाकर सो, ऐसा क्यों होता है? जो एक्चुअल में कोयला होता है, है तो वो बेटा कार्बन का ही पोर्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जैक्ट है तो वो कार्बन का ही बेटा कोयला की सोर्स। तो जब आप उसे बर्न करते हो, तो बर्न करने की वजह से जो आपका कमरा अगर बंद है, आपने उसे बर्न किया मतलब जलाया, नींद भी बहुत जल्दी आती है। हाँ हाँ बिल्कुल आएगी। अभी देखो बिल्कुल ऐसी नींद आएगी, कभी खुलेगी नहीं, ऐसी नींद आने वाली है, अभी कभी खुलेगी नहीं। देखो जरा ध्यान से, तो आपने क्या किया, उस कमरे को क्या कर दिया बेटा, जला दिया, मतलब अंगीठी को जला दिया और कमरा बंद कर दिया, ठीक है। अंगीठी या कोयला जला दिया जिसमें लेते थे। तो अब आपको क्या कर रहा है, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है बर्न होने के लिए। हमें पता है बर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज, तो नहीं होता कोयला, बता रहे हैं बेटा, उसका भी रीजन है कि सुन तो हो। तो बर्निंग जब उसने करी, ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई। अब जो कार्बन है, अभी जो कार्बन है, ये अगर ऑक्सीजन प्रॉपर होता तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता, बट ऑक्सीजन में कमी है, तो कार्बन ऑक्सीजन के इनसफिशिएंट मिलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, ध्यान सुनना, आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, और हीमोग्लोबिन के साथ जाकर कंबाइन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। सुनते रहना इस चीज को। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, वो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अभी कार्बन डाइऑक्साइड भी था, हो सकता है वो भी अंदर चला जाए। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के, देखो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बनाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलेंगे तब बनता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अब सुनो ध्यान से, ये ऑक्सीजन के साथ स्लाइटली सॉल्युबल रहता है,
लेकिन इसकी जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड वाले की, ये ऑक्सीजन के मुकाबले 20 to 40 टाइम्स ज़्यादा रहती है। 20 to 40 टाइम्स ज़्यादा रहती है, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है तो वो किसके पास जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के पास। और अगर उसे गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया तो भैया इसका तो 100 to 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी रहती है। इसकी एफिनिटी 100 to 200 टाइम्स ज़्यादा रहती है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के लिए पॉइजनस है, जिसको आप चोक होकर और सांस ले लेकर आंखें बंद करके जब आप सो रहे होते हैं ऐसी नींद सुलाता है, ऐसी नींद सुलाता है कि कभी नींद खुल ही नहीं पाती। इस वजह से लोग मरते हैं। इसीलिए कभी भी हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बंद कमरे में हम लोग कोयला जलाकर सो रहे हैं या हीटर वगैरह का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बेटा हीटर एक्चुअल में धुआं से निकालो, ये इलेक्ट्रिसिटी का है, बट एक्चुअल में वो आपके लिए नुकसानदायक तो है ही। धुआं बेशक नहीं निकल रहा हो, बट आसपास की जो ऑक्सीजन है ना उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ध्यान सुनो इस चीज़ को। आप एक काम करना, मैंने आपको करके भी दिखाया था, शायद नहीं करा था। आप घर जाके आज ग्लूकॉन डी पीना, गर्मी का मौसम चल ही रहा है। ग्लूकॉन डी को आप एक बार नॉर्मल वाटर में रखना, एक बार गर्म पानी में रखना और एक ठंडे पानी में रखना। आप देखोगे कि ग्लूकॉन डी आराम से ठंडे पानी में घुल गया है, लेकिन गर्म में और नॉर्मल वाटर में इतनी आसानी से नहीं होगा। यानी जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। और आप हीटर को जलाकर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और आप अंदर लेते तो हवा भी दिक्कत करती है। इसलिए जाड़े में भी बंद कमरे में हीटर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना चाहिए। ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट। वापस आते हैं और क्या रह गया? हाँ, अब देखो, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, अच्छा अभी एक चीज़ और है, फ्रॉम रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, ब्लड जो है हमारे पास रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, लंग्स में छोड़ देता है और हम लोग उसको बाहर फेंक देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, जब हम लोग सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो हमारा डायफ्राम ऊपर आ जाता है, फ्लैटेंड अप हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में अभी हम लोग जब उसमें पढ़ेंगे 11th क्लास में ब्रीदिंग, है ना, वहाँ पे पढ़ लेना, तो पूरा यहाँ पे भी डायफ्राम वगैरह का भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो वो हमारे पास क्या कहा जाता है? रिलैक्स का जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है सर। और आपका ये जो पोर्शन है ये ऊपर अपलिफ्ट हो जाता है। जब सांस छोड़ते हो तो रिलैक्स हो जाता है और फिर वो हम नीचे हो जाते हैं। जब आपका ये डायफ्राम अप हो रहा है, रिब्स अप हो रही है, इसका मतलब आप सांस ले रहे हैं, और जब ये रिलैक्स कर रहा है तब आप सांस छोड़ रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप बोलते हो तो हमेशा सांस छोड़ी जाती है। यू कैन ओनली स्पीक वाइल एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान आप कभी बोल नहीं सकते। आप कुछ बच्चे चेक कर रहे हैं, करके देख लो, ठीक है। तो ये फैक्ट है कि जब आप एक्सपायर करते हो आप तभी बोलते हो, आप इंस्पायर करते हो कभी भी बोल नहीं सकते। सर आप कॉन्टिन्यूस कैसे बोल रहे हो? बेटा कहने वाली बात है, जो एक मोमेंटली पॉज भी ले रहा हूँ मैं उस समय पर इंस्पायर कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली उस समय पर मैं एक्सपायर ही कर रहा होता हूँ, ठीक है। रनिंग करते तब क्या? हाँ, रनिंग करते क्या होता है? इसने बोला कि सर रनिंग करते वक्त सलाह दी जाती है कि मुंह बंद करके रनिंग करनी चाहिए। एक्चुअल में बात बिल्कुल सही है। जब हम लोग रनिंग करते हैं, जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा भाग जाते हैं, तो जितना हम नाक से सांस लेंगे ना, वो जो एयर होगी वो डायरेक्टली पैसेज के थ्रू जाती है। अब यहाँ पे कॉमन पैसेज होता है, आ करते हैं तो फिर वो जो ऑक्सीजन की अपटेक है वो कम रहती है ना। नाक से सांस लेंगे तो ज़्यादा देर तक चलती है, लेकिन थक कितना जाता है इंसान सोचता है। तो वो एक्चुअल में मुंह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी बाहर निकालने के लिए कैपेबल होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा निकल जाते हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा कुत्ते को, तो कुत्ता हमेशा करता है, तो उसका एक नेचुरल वे है जिससे कि वो गर्मी को और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा बाहर निकाल सकता है, ठीक है। ये इसकी कहानी होती है। अब सुन लो आगे कहानी, है ना। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग और लंबी होती जा रही है, अब सुनते जाओ। अभी तो पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ। एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी मिल गई। अब इस एनर्जी का काम कैसे करेंगे? एनर्जी तो हमें मिल गई कि ठीक है भाई, ऑक्सीजन भी आ गया और ऑक्सीजन सब बॉडी पहुंच गया। अभी एनर्जी कैसे काम आती है इसमें? एक्चुअल में जो एनर्जी आई, आपके पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाते हैं, और ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं टू मेक द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसको आप बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप एटीपी भी बोलते हैं। अब ये हर एक सेल में जाकर स्टोर हो जाती है। जब आपके उस सेल को रिक्वायरमेंट होती है तो आपके एटीपी के बॉन्ड टूट जाते हैं या हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और जब ये एक एटीपी टूटता है तो लगभग 30 पॉइंट समथिंग किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है, जो कि ह्यूमन बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर पाने के लिए काबिल होती है। यानी कि अगर एटीपी ना टूटे तो आप वर्क ही नहीं कर पाओगे। पर ये एटीपी बन कैसे रहा है? तो आप कहोगे सर एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जब हम लोग बॉन्ड बनाते हैं एनर्जी देकर एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान,
तब हमारे पास आप लोगों का एटीपी बनता है। यानी कि एटीपी का बनना किस प्रोसेस के थ्रू है? एंडोथर्मिक, क्योंकि हम लोग इसमें हीट उसको दे रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक ड्रिवन प्रोसेस है। और जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये एक्सोथर्मिक की हीट रिलीज आउट होती है, जिसको आप एनर्जी की फॉर्म में और बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एक लाइन है, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन्स अ रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इस रेजिडुअल वॉल्यूम को समझने से पहले मैं आप लोगों को डिफ्यूजन वाली चीज़ें बता देता हूँ और क्या होता है, इसके बाद मैं आपको रेजिडुअल वॉल्यूम पूरा इससे समझाऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में अभी एनसीईआरटी हमसे कहती है, जैसे कि हम लोग अगर प्लांट्स की बातें करते हैं तो प्लांट्स के तो जो सारी चीज़ें हैं वो सरफेस से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, उनके तो स्टोमेटा हैं जो कि ओपनली सरफेस में है। तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन वो सिंपल हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर करके अपना काम चला लेते हैं और उनमें आराम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम एक्सचेंज आराम से हो सकता है। नाइट के टाइम पर वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं, लेकिन दिन के समय पर वो जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड रात भर में रिलीज करी, उस दिन के समय में उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और इस बार बाय प्रोडक्ट उनका होता है ऑक्सीजन। दिन के समय पर प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसे एसएसडी कहा जाता है। और क्योंकि रात के, क्योंकि उनमें तो फोटोसिंथेसिस हमेशा चल रही होती है, दिन में भी और रात में भी। हाँ, मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बिल्कुल प्योरली रात में ही करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है रात होती हो, ऐसा तो नहीं होता, काम तो उसमें तब भी चल रहा होता है। लेकिन रात में, हाँ, रात में डार्क रिएक्शन, बेटा एक्चुअली रात में रिएक्शन को नहीं बोलते, डार्क रिएक्शन उनको बोलते हैं जो हमारे पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करके जो रिएक्शन करते हैं उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो यू कांट से दैट डार्क रिएक्शन इज डार्क बिकॉज इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत कंसेप्शन जो आपने बना रखे हैं, प्लीज, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात में होता है, दिन में भी होता है। ये जब आप क्लास 11th में रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे उसमें आप पढ़ लोगे। वेल, अभी हम लोग आगे आते हैं, तो मैं आपको बता रहा था कि प्लांट में दिन के समय पर CO2 कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज आउट करते हैं, और रात के समय पर उल्टा हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं और इनटेक करते हैं ऑक्सीजन। इसलिए कहते हैं कि रात के समय पर पौधों के पास, पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उनका जो मेजर बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO। अब मैंने कहा कि ये प्रोसेस डिफ्यूजन से आराम से हो सकता है, क्योंकि आपको पता है डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहिए होता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में ये सारे काम डिफ्यूजन से नहीं हो सकते, ऐसा क्यों? पहला, आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका मन किया कि आपके लंग्स ये रहे, भाई हवा लेनी है, आजा ले हवा ले ले, फिर तुमने बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। पता पड़ा भाई इसे सांस लेनी है, बोला सर मैं सांस लूंगा, जय श्री राम, लंग्स बाहर आ गए, ऐसा होता है? अलग ही है ना सिस्टम, पूरा अंदर बंद है ना। और वेल भी तो आपने देख लिया, वेल कैप्चर्ड इनसाइड द बोनी कैविटी, है ना, तो इतना प्रोटेक्टेड है। तो हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि हीमोग्लोबिन है, उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब मेरी कहानी यहाँ पर आके अटक गई है कि हम लोग डिफ्यूजन से क्यों नहीं कर पाते। बेटा एक्चुअल में डिफ्यूजन से एक तो रीजन ये एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट में नहीं है, मोर ओवर डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और अगर हमारी बॉडी के हर एक सेल में उसे पहुँचाना पड़ा तो एक ऑक्सीजन के सेल को यहाँ से लेकर हेड से लेकर टो तक पहुँचने में 3 साल लग जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं, वो भी दिक्कत है। हाँ, तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी की एफिशिएंसी कौन बढ़ाता है? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आपका कंडक्शन मैकेनिज्म काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ये यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से 1 साल पॉसिबल 3 साल, 3 साल तो पता कैसे करा? नहीं वो बोल एक्चुअल में थोड़ी किसी इंसान चेक किया गया, वहाँ एस्टिमेट लगाया गया कितना मूवमेंट होता है, फिर उसके बाद देखा गया, उससे कैलकुलेट किया गया, तो एक एवरेज स्पैन निकल गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के ऊपर देखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, व्हाई? अब सुनो, यहाँ पर मेरी बात देखो, ये RV लिख रखा है 1100 ml, ये जो मैंने RV लिख रखा है इसका मतलब है ये जो लिख रहा है ना, देयर इज ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, तो जो RV है बेटा ये हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम है। उससे पहले मैं आपको बेसिक चीज समझा, सबसे पहले ये आपने सांस ली है, इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लेना और नॉर्मल सांस छोड़ना, इस दौरान आप जितनी हवा अंदर और बाहर करते हैं उसे हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद आपको दिख रखा होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, ये दिख रखा है आपको 2 से 3 लीटर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि आप लोग एक नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद कितनी हवा अंदर तक खींच सकते हैं। सांस छोड़ दी और उसके बाद कितनी हवा आप और अंदर तक खींच सकते हो, वो आता है आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
जो कि 2 से 3 लीटर होती है, और इस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिलाकर आपकी बनती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बनती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट आपकी होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब आपके पास कितनी हवा बची इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इवन नहीं तो डर हो जाएगा। आपके पास नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी हवा बची आपके देखो, जैसे कि ये देखो यहाँ से मैंने ये लिया नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, लेकिन ये मैंने एक्सपायरेशन नहीं किया, अभी भी हवा और फेंकी ना। तो क्यों फेंकी? क्योंकि मेरे पास अभी एक्सपायरेटरी में रिजर्व वॉल्यूम थी। तो जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है यहाँ पे लिखा रहता है एडिशन वॉल्यूम ऑफ एयर द वॉल्यूम द पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो और हवा वो बाहर फेंक सकता है, वो हमारे पास क्या आता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा बॉडी में तब तक बची रहती है जब तक इंसान जीवित है, और इवन मरने के बाद भी रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बचा रहता है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता। व्हाई दिस डज नॉट एंड? आइए बताऊं। एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी यहाँ पे दे दी, और यहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर की तरफ बॉडी पार्ट में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना है, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम उस स्मूथ चीज को, यानी कि तुरंत आए और एक्सचेंज हो जाए इस चीज को बचाने के लिए, तो आपका कौन काम करता है? रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो देयर इज ऑलवेज रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन योर लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब आप एक्सपायरेशन भी फोर्सफुल करते हो तब भी आपके पास आता है। नेक्स्ट आपके पास आता है वीसी। वीसी होती है वाइटल कैपेसिटी, जिसका यहाँ दे रखा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ये देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। आई मैं फोर्स एक्सपायरेशन करूंगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन थी, फिर अब निकल गई। अब मैं जितनी हवा लूंगा पूरी हवा ले ली। अब सुनो ये कौन सी थी? एक तो नॉर्मल जो मेरे को चाहिए थी वाइटल कैपेसिटी, एक मेरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो मैंने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फेंकी थी बाहर वो ही भर गई। तो पूरा ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। और इसमें जब आप बचा हुआ कौन सा? रेजिडुअल वाला, जो हमेशा बचा रहता है, ताकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्रॉपर एक्सचेंज हो पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। टोटल लंग कैपेसिटी लगभग 5 से 6 लीटर होती है। अब देखो वैसे भी आपको 5-6 लीटर कैसे होती है मैं बताता हूं। नॉर्मल ऑन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग 12 से 16 बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है ह्यूमन बीइंग, 12 to 16 मिनट ब्रीथ करता है नॉर्मली। एक बार में जो वॉल्यूम है वो 500 ml ले रहा है, 500 ml ले रहा है, ठीक है। तो 12 बार में कितना लेगा? 12 × 500 60, तो लगभग ये आ गया ना 600 ml, 6000 12 × 500 6000, यानी कि 6 लीटर। तो 5 से 6 लीटर से एवरेज 5.86 6.2 लीटर ले रखा होता है। लेकिन जितनी भी ये सारी कैपेसिटी है, जितनी भी सारी कैपेसिटी है, लगभग 30% कम होती है इन केस ऑफ फीमेल्स। फीमेल में ये सारी कैपेसिटी कम पाई जाती है बेटा एज कम्पेयर टू मेल, और उनका लंग्स भी थोड़े से छोटे पाए जाते हैं, ठीक है। उनका वेट भी थोड़ा सा कम रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम रहता है, थोड़ा सा डिफेक्ट नहीं बोलेंगे इसे, बोलेंगे कि 25 से 30% फीमेल में कम पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल एयर अगर पूछेगा तो मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? एल्वियोलाई, क्योंकि यही तो हमारे, ध्यान सुनो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। रेजिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन एल्वियोलाई, व्हाई? क्योंकि जो आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ वो तो यहीं पे आके हुआ था ना एल्वियोलाई पे, तो यहीं पे तो रेजिडुअल एयर चाहिए ताकि हवा यहाँ रहे, जो यहाँ पे ऑक्सीजन वाली आ रही है उसे तुरंत पहुंचा दे, और जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लपेट के लेके आया उसे बाहर पहुंचा दे और बाहर फेंक दे। समझ में आया? कहानी सारी समझ में आ गई? तो ये हमारे पास लंग्स को लेकर कहानी थी। मेरे हिसाब से हम लोगों ने एक एक चीज एनसीईआरटी की डील कर ली है। अगर कुछ रहता है ऐसा जो आपको लग रहा है कि सर डील नहीं करिए, व्हेन द बॉडी इज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, देखो मैंने आपको यही बताया कि पानी जो है ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल रहता है वाटर में, और इसलिए हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली डिसॉल्व फॉर्म में रहता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है डिसॉल्व फॉर्म फ्रॉम द ब्लड, इन आवर ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन तो गैसेस, वो तो हीमोग्लोबिन आया हुआ है तो सब, तो वो तो रेस्पिरेटरी पे करके इतना पानी में सॉल्युबल नहीं होता ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? हाँ वो डिसॉल्व रहते हैं, हमारे पास फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल, उनके पास फ्री नहीं है, उनके पास डिसॉल्व फॉर्म है, तो ये एडवांटेज हम लोग रहते हैं।
What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy into various organisms? Glucose can be oxidized in three forms. In the absence of oxygen, insufficient oxygen, और ये पूरी साइकिल आप लोगों को मैंने समझा दी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन which combines with it to form oxyhemoglobin and reaches to every part of the cell, whereas carbon dioxide is more soluble in water, hence it gets dissolved and transported in the dissolved form in the blood and then gets eliminated out. Clear है? Next है, how are the lungs designed in humans to maximize the area for exchange of gases? तो आपके पास आंसर आएगा कि सर लंग्स में अंदर डिजाइन हो गए, ये बहुत खुल जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं, फाइनली एल्वियोलाई में होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड अप होते हैं। मैंने चेक भी नहीं करेंगी तो मैंने दिया था। मैम ने चेक भी नहीं करेंगी पर तुम्हें तो पता होना चाहिए। तो जो आपके पास एल्वियोलाई होते हैं उसमें आते हैं जो आपके पास दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी रहते हैं। जो एल्वियोलाई होते हैं इतने कैसे रह पाते हैं तो इनमें क्या रहते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी रहते हैं। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये एक रिफ्लेक्स फॉर्म करते हैं जब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर आता है, खुलना बंद होना, उसको हम कहते हैं हैरिंग्स ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? हैरिंग्स ब्रूअर रिफ्लेक्स। अगर ये पूछ ले कि किससे रिलेटेड है तो आप याद रखना हैरिंग्स ब्रूअर रिफ्लेक्स इज रिलेटेड टू आपके लंग्स। तो यहाँ तक आप लोगों के एनसीईआरटी के मेरे को लग नहीं रहा कि मैंने कुछ छोड़ा है। एटीपी मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। एटीपी किस किस चीज़ में काम आती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और बाय डिफ्यूजन ये हो गया, ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब, टेरेस्ट्रियल हो गया, हाँ फिशेस का हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। अच्छा एक्टिविटी रहे, पिछली भी एक्टिविटी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम शुरुआत करेंगे सारी जो एक्टिविटी पीछे की उससे करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।